समस्याएं दोष हमने ये पढ़े थे कल, तो ये हो गए थे सारे पॉइंट दोषों के, ये कंप्लीट हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था परिवर्तन, संयुक्त परिवार में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इस पर हमने बात की थी। तो आकार में परिवर्तन है, सत्ता की कर्ता की सत्ता का ह्रास है, स्त्रियों की शक्ति में वृद्धि है, ये सारे पॉइंट हमने देख लिए थे। ये प्रकार्यों में दो हिस्सों में बांट करके इसको हमने पढ़ा था। संरचना में अंतर आया है और प्रकार्यों में अंतर आया है, फंक्शंस में। तो ये जो है हो गए थे पॉइंट। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था नया टॉपिक, विघटन के कारक। संयुक्त परिवार जो विघटित हो रहे हैं उनके क्या क्या कारण हैं, उसके क्या कारक है, फैक्टर्स हैं, उसके बारे में हमने बात की थी, स्टार्ट किया था। तो इसमें स्टार्टिंग के जो पॉइंट है वो हो गए थे मेरे ख्याल से ना। हाँ, इसमें एक चीज़ और मैं अभी आगे बताऊंगा। इसमें जो अध्ययन विद्वानों द्वारा किए गए हैं, स्कॉलर्स द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं, उनके संबंध में भी कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे डॉक्टर RN सक्सेना है, डॉक्टर इरावती कर्वे हैं, डॉक्टर KM कपाड़िया है। तो इन्होंने अध्ययन किया है, इन्होंने किस आधार पर जो है ये बताया कि परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, संयुक्त परिवार में विघटन या परिवर्तन हो रहे हैं, तो उसके अलग अलग कारक इन्होंने बताए हैं। तो उस पर मैं आगे बताऊंगा, बात करूंगा। अभी यहाँ पर इतना लिख गया है कि जगह ही नहीं कुछ लिखने की, है ना। मेरे ख्याल से 4th पॉइंट हो गया था ना, 4था पॉइंट हो गया था। 5वां पॉइंट हमें डिस्कस करना था, कानूनों का प्रभाव। जो कानून सरकार के बने हैं उनके कारण से भी जो है संयुक्त परिवारों में परिवर्तन या विघटन हो रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। इन कानूनों के बारे में मैंने बताया था वैसे कौन कौन से कानून हैं और उन कानूनों में क्या प्रावधान है, उनकी वजह से क्यों संयुक्त परिवार में प्रॉब्लम आ रही है। तो उसमें मैंने एक बताया था विशेष विवाह अधिनियम, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, विशेष विवाह अधिनियम 1954 है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी महिला या पुरुष किसी भी जाति के महिला अथवा पुरुष से विवाह कर सकती है। तो इससे जो है इसका क्या असर हुआ, इसका ये असर हुआ कि अंतर जातीय विवाहों का प्रचलन बढ़ गया, है ना। इंटरकास्ट मैरिज जो है होने लगे, किस वजह से, विशेष विवाह अधिनियम 1954 से, है ना। देखो ये अधिनियम है, इसका नाम है विशेष विवाह अधिनियम 1954। मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये अलग से अधिनियम भी आपको पूछे जा सकते हैं, सोशियोलॉजी का बड़ा सिलेबस है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है ये सारे अधिनियम आपको पढ़ने को मिलेंगे, यहाँ पर भी मिल रहे हैं और आगे भी इनका जिक्र कहीं ना कहीं आएगा, है ना। तो पर्टिकुलर कोई अधिनियम भी आपको 2 नंबर में पूछ सकता है कि क्या है, इसका असर क्या हुआ है ना। विशेष विवाह अधिनियम क्या है, इसका समाज में असर क्या देखने को मिल रहा है। तो पहले तो आपको बताना है क्या है, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यहाँ पर है कि कोई भी महिला अथवा पुरुष किसी भी जाति के महिला अथवा पुरुष से विवाह कर सकता है, कर सकती है। तो इसका असर क्या देखने को मिल रहा है, इसका असर ये देखने को मिल रहा है कि अंतर जातीय विवाह हो रहे हैं जो कहीं न कहीं संयुक्त परिवार के आदर्शों के विरुद्ध हैं। ये आपको इसमें आंसर लिखना है। अगर आपको यही क्वेश्चन आ गया कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 क्या है, इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं और इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो 2 चीजें आपको इसमें बताना है। एक तो प्रावधान क्या है, दूसरा प्रभाव बताना है ना। संयुक्त परिवार को इसने किस तरह से प्रभावित किया है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है आपको,
कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 ने संयुक्त परिवार को किस तरह से प्रभावित किया है। ठीक है, तो इसके द्वारा अंतर जातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज होने लगे हैं, और ये जो अंतर जातीय विवाह है ये कहीं ना कहीं संयुक्त जो परिवार है उसके आदर्शों के खिलाफ माने जाते हैं। तो इस तरीके से इसने असर दिखाया है। इसके बाद आगे है हिंदू विवाह अधिनियम, ना, हिंदू मैरिज एक्ट, सॉरी, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इस अधिनियम में ये प्रावधान किया गया है कि महिला अथवा पुरुष विवाह विच्छेद कर सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। ये प्रावधान इसमें हुआ है। 1955 में प्रावधान किया गया है कि महिला अथवा पुरुष में से कोई भी विवाह विच्छेद कर सकता है, डिवोर्स ले सकता है, तलाक ले सकता है। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुई? इससे जो है विवाह विच्छेद होने लगे, तलाक होने लगे, है ना, जिसके परिणाम स्वरूप जो है विघटन स्टार्ट हो गया। संयुक्त परिवार विघटित होने लगे, परिवार विघटित होने लगे, है ना। तो इसने क्या असर दिखाया है संयुक्त परिवार को, किस तरह से इस अधिनियम ने प्रभावित किया है? तो इसकी वजह से जो है तलाक की जो प्रवृत्ति है बढ़ गई, विवाह विच्छेद ज़्यादा होने लगे, और इससे जो है संयुक्त परिवार का विघटन होने लगा, है ना। संयुक्त परिवारों के विघटन की दर बढ़ जाती है इस अधिनियम की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, और उसमें 2005 में अमेंडमेंट किया गया है ना। तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, स्पेस की दिक्कत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, इसमें अमेंडमेंट जो हुआ है, संशोधन 2005। ये पुराने सिलेबस में पढ़ते थे इसको, पुराना जो सिलेबस था ना 2019 तक जो सिलेबस था उसमें ये अलग से दिए गए थे। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 जो है, इसमें महिलाओं को भी, लड़कियों को भी संपत्ति में अधिकार का प्रावधान किया गया था ना। लड़कियां, महिलाएं जो है संपत्ति के उत्तराधिकार की अधिकारी होंगी। तो ये जो है प्रावधान इसमें किया गया था। तो इससे भी कहीं न कहीं पारिवारिक विघटन होने लगे थे, है ना। संपत्ति का विभाजन जो है होने लगा, जो संयुक्त परिवार के आदर्शों के ये भी खिलाफ है। क्योंकि संयुक्त परिवार में क्या होता है, सामूहिक संपत्ति होती है, हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। संयुक्त परिवारों में सामूहिक संपत्ति होती है, संपत्ति का बंटवारा नहीं होता है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की वजह से संपत्ति का बंटवारा होने लगा। तो इस वजह से जो संयुक्त परिवार हैं वो विघटित होने लगे, उनमें परिवर्तन आने लगा। दहेज निरोधक अधिनियम 1961 है ना। अब इसको कहाँ लिखें, यहाँ पर लिख देते हैं ना। दहेज निरोधक अधिनियम 1961, है ना। का ये अधिनियम है जिसमें निरोधक, सॉरी निरोधन लिख दिया है, निरोधक है। तो इसके तहत दहेज लेना और दहेज देना दोनों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो है इससे जो मुखिया है, जो कर्ता है, उसकी सत्ता कहीं ना कहीं कम हुई है ना। सत्ता के, उसके अधिकारों में कमी आई है। क्योंकि जो मुखिया होता था
जो करता होता था वो जो अपने हिसाब से दहेज की मांग करता था, है ना। और आज भी होता है, हालांकि ये कानून द्वारा इसको प्रतिबंधित जरूर कर दिया गया है, लेकिन अभी भी जो है दहेज चलता है ना। आप यूपी है, बिहार है, और एमपी का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, एमपी का जो मध्य भारत क्षेत्र यानी वो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला क्षेत्र है, वहाँ पर आज भी जो है दहेज लिया जाता है, दिया जाता है, कानून होने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये कानून जो सरकार ने पास किए हैं, आज भी चल रहे हैं, इनकी वजह से कहीं न कहीं संयुक्त परिवार विकसित हुए हैं, संयुक्त परिवार में परिवर्तन आए हैं। ठीक है, इसके बाद पारिवारिक कलह है। पारिवारिक कलह के कारण भी जो है संयुक्त परिवार विकसित हो जाते हैं, है ना। बहुत सारे लोग एक साथ रहते हैं तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट, उनके बीच झगड़े चलते हैं, है ना, संघर्ष चलता रहता है। तो उससे बचने के लिए लोग जो है, कलह ना हो, झगड़े ना हो, इससे बचने के लिए भी लोग जो है अपना अलग परिवार बसाने का प्रयास करते हैं। इससे जो है संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में कन्वर्ट होते जाते हैं। ठीक है, तो परिवार कलह जो है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो झगड़े हैं, वो भी एक बड़ा कारण माना जाता है। इसके बाद 7वां पॉइंट आता है परिवार के कार्यों का घटना या कम होना, है ना, घटना या कम होना। संयुक्त परिवार द्वारा जो भी काम पहले किए जाते थे वो काम धीरे धीरे कम हो गए, है ना। जैसे शिक्षा संबंधी कार्य, संस्कृति की शिक्षा देना है, मनोरंजन संबंधी कार्य जो संयुक्त परिवार द्वारा किए जाते थे, वो कार्य जो है अन्य संस्थाओं द्वारा किए जाने लगे। इससे जो है परिवार के जो कार्य हैं वो कम हो गए और इससे उसका महत्व भी कम हो जाता है ना। जब किसी चीज का रोल कम हो जाता है, किसी की भूमिका कम हो जाती है, तो उसका समाज में इम्पोर्टेंस भी घट जाता है। तो इस वजह से भी जो है संयुक्त परिवार टूटने लगे, संयुक्त परिवार विघटित होने लगे। महिला आंदोलन, है ना, महिला आंदोलन किस वजह से हो रहे हैं? महिलाएं जो है शिक्षित हो गई हैं, कई बार जिक्र हुआ है महिलाओं का शिक्षित होना। शिक्षित होकर के उनको रोजगार मिलना, यानी उनको उनके द्वारा नौकरी करना, नौकरी करने के बाद आर्थिक रूप से सशक्त होना, आर्थिक रूप से निर्भर होना, आत्मनिर्भर होना। महिला सशक्तिकरण जो चल रहा है दौर, उससे जो है काफ़ी संयुक्त परिवार में परिवर्तन आया है ना। तो महिला आंदोलन को हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसको सीक्वेंस में देखें, महिलाओं का शिक्षित होना, रोजगार प्राप्त करना, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, और महिला सशक्तिकरण। इसको हम महिला सशक्तिकरण, है ना। तो ये इस तरीके से एक सीक्वेंस में हम समझ सकते हैं इसको, है ना। महिलाएं जो है शिक्षित होने लगी और शिक्षित होकर के रोजगार उनको मिला, नौकरी करने लगी और इससे जो है वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गई और सशक्त हो गई। तो उन्होंने जो है संयुक्त परिवार में जो शोषण उनके साथ होता था, उनके साथ जो अत्याचार होता था, उनको दासी समझा जाता था, जैसा कि मैंने बताया। तो उससे जो है वो निजात पाने के लिए संयुक्त परिवार से अलग होने लगी।
है ना। और इसी वजह से संयुक्त परिवार जो है एकाकी परिवार में कन्वर्ट होने लगे, बदलने लगे। तो ये महिला आंदोलन के अंतर्गत आपको बताना है। जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि का असर क्या हुआ? जनसंख्या में वृद्धि होने से गाँव में, क्योंकि गाँव में ज़्यादा संयुक्त परिवार पाए जाते हैं, तो गाँव में जो है कृषि पर दबाव जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चूँकि गांव में रोजगार के साधन बहुत सीमित होते हैं और कृषि कार्य भी जो है सीमित मात्रा में होता है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ना, सूखा है, अकाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, इस तरह की समस्याएं कृषि में चलती रहती हैं। तो इस वजह से जो है कृषि पर दबाव जनसंख्या का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। उस दबाव को कम करने के लिए लोग जो है रोजगार की तलाश में शहर की ओर आए और इससे जो है संयुक्त परिवार एकाकी परिवार में बदलने लगे, कन्वर्ट होने लगे। ये है सामाजिक सुरक्षा। पहले सामाजिक सुरक्षा संयुक्त परिवार प्रदान करते थे, अब कहीं न कहीं ये सुरक्षा अन्य एजेंसियां सरकार द्वारा प्रदान किए जा रहे हैं। इसमें 2-3 चीजें हम समझ सकते हैं, जैसे बहुत सारे कानून हैं, सरकार के जो कानून हैं वो है, और इसके अलावा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात संविधान में ही कही गई है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, आर्टिकल 42 है, अनुच्छेद डीपीएसपी का जो अनुच्छेद है 42, उसमें जो है प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने की बात कही गई है। उसमें लिखा हुआ है कि काम की न्याय संगत तथा मानवोचित दशाएं सुनिश्चित करना और महिलाओं को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ये बात आर्टिकल 42 में कही गई है। तो इसी के तहत जो है एक अधिनियम पास किया गया था, मातृत्व लाभ अधिनियम, है ना, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसके अंतर्गत हम ये अधिनियम का उल्लेख कर सकते हैं। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, और इसमें संशोधन हो गया है 2017 में, इसमें संशोधन हो गया है 2017। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट इंग्लिश में कहते हैं इसको, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। 1961 में जो है पास हुआ था, 2017 में इसमें अमेंडमेंट किया गया है। इसके तहत पहले 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश दिया जाता था। मैटरनिटी जो लीव है 12 सप्ताह की थी, उसको 2017 में बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज किया गया है, यहाँ पर इसका उल्लेख कर सकते हैं। प्रसूति अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया, है ना। तो ये सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत इसको हम रखते हैं। आर्थिक सुरक्षा भी है, सामाजिक सुरक्षा भी है। तो आई बात समझ में, ये सुरक्षा अधिनियम दे रहा है, सरकार दे रही है, तो संयुक्त परिवार का फिर क्या है? संयुक्त परिवार की जरूरत ही नहीं है उनको, है ना। और फिर योजनाएं बहुत सारी चलती हैं, जननी सुरक्षा योजना है ना। जननी सुरक्षा योजना के तहत भी जो है, जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी पीरियड में रहती हैं उनको जो है गवर्नमेंट की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। डिलीवरी अगर सरकारी अस्पताल में कराई जाती है तो उसके लिए अलग से अमाउंट मिलता है। जो व्यक्ति उनको छोड़ने जाता है, हेल्प करता है, उस व्यक्ति को भी कुछ आर्थिक सहायता दी जाती है ना। तो इस तरीके से सरकार जो है इसमें इतनी मदद कर रही है, हेल्प कर रही है। तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार का जो काम था, संयुक्त परिवार का जो इम्पोर्टेंस था, वो कहीं ना कहीं इससे घट गया है। इसके अलावा जो है स्वास्थ्य बीमा है ना, हेल्थ इंश्योरेंस जो होता है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। हेल्थ इंश्योरेंस है, पीएफ है, ग्रेच्युटी है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है। सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत हम और क्या लिख सकते हैं? एक तो स्वास्थ्य बीमा,
हेल्थ इंश्योरेंस, पीएफ, ग्रेच्युटी हिंदी में कहते हैं, ग्रेच्युटी को सेवोपहार, और पीएफ को प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि, है ना। तो ये सारी चीजें जो है सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आ रही हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से या किसी कंपनी की तरफ से दी जाती हैं। एक्चुअली इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जो मातृत्व लाभ अधिनियम ये अलग से भी आपको पूछ सकता है, ध्यान रखें, डीपीएसपी के अंतर्गत इसका उल्लेख आता है। और ये भी पूछ सकता है कि ये किस अधिनियम के तहत लागू, ये किस अनुच्छेद के तहत इसको लागू किया गया है ना। ये जो अधिनियम लागू है ये किस अनुच्छेद के तहत, 42 के तहत है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये हुई है कि ये जो अधिनियम है सरकारी क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी लागू हो गया है कोर्ट के आदेश से। मतलब कहने का ये है कि सरकारी क्षेत्र में कोई महिला काम कर रही, नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी कर रही है, तो उसको तो मिलेगा ही ये लाभ। साथ ही साथ निजी क्षेत्र में, निजी कंपनी में कोई महिला काम कर रही है तो उसको भी ये लाभ मिल रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि प्राइवेट नौकरी करने वाली महिला को भी ये मिलेगा, यानी उसको 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश मिलेगा। 26 सप्ताह का प्रसूति अवकाश मिलने का, मैटरनिटी लीव मिलने का मतलब ये होता है कि उसका वेतन नहीं कटेगा। समझ रहे ना, अवकाश का मतलब ये हुआ है ना, अवकाश तो मिल गया, वेतन कट गया तो अवकाश थोड़ी हुआ ये ना, अवकाश तो दे दिया कंपनी की, भाई चलो आपको छुट्टी देते हैं, लेकिन वो वेतन अगर कट गया तो फिर वो कैसा अवकाश है ना। तो मतलब कहने के यहाँ पर है कि 26 सप्ताह वो अगर नौकरी नहीं करती है तो भी उसको वेतन उसका मिलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर दोनों में ये लागू है। ये जो अधिनियम जिसकी हमने बात की है ये सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ठीक, तो ये है। अब ये नया यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक दो मैं बता रहा हूँ, जो मैंने पहले बोला था आप लोगों से कि जो विद्वान हुए हैं जिन्होंने संयुक्त परिवार के विघटन को लेकर के अध्ययन किए हैं, उसमें एक विद्वान आते हैं डॉक्टर के.एम. कापड़िया। डॉक्टर के.एम. कापड़िया का जिक्र आपको करना पड़ेगा, विघटन का अगर क्वेश्चन आता है तो। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि कंक्लूजन में करना पड़ेगा, नोट्स आपको मिलेंगे तो उसमें मैंने मेंशन किया हुआ है। उन्होंने जो है अध्ययन किया है, एक्चुअली गुजरात क्षेत्र में उन्होंने अध्ययन किया है, सर्वे किया था कि कितने लोग जो है संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं और कितने उसके अगेंस्ट हैं। इसको लेकर के गुजरात के नवसारी इलाके में डॉक्टर के.एम. कापड़िया द्वारा उनकी स्टडी की गई है। बहुत बड़ा सर्वे हुआ था उस समय। ठीक है, नाम है डॉक्टर के.एम. कापड़िया, ये नाम है। तो इन्होंने जो है ये कहा है, ये इस तरह का सर्वे किया था कि लोगों से पूछा था कि भाई आप संयुक्त परिवार के पक्ष में हैं कि एकाकी परिवार के पक्ष में हैं। तो उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला वो निकाला कि लोगों, जो शिक्षित जो लोग थे हिंदू धर्म में, जो शिक्षित लोग थे उसमें 60% जो लोग थे वो संयुक्त परिवार के समर्थक थे, संयुक्त परिवार में रहना उनको पसंद आता था। 60% लोगों ने जो है ये कहा था कि हमें संयुक्त परिवार अच्छा लगता है, हम संयुक्त परिवार में रहना चाहते हैं। 60%, ये 60% कौन थे? जो शिक्षित लोग थे, है ना, एजुकेटेड जो लोग थे, क्वालिफाइड जो लोग थे, उनका सर्वे हुआ था गुजरात के नवसारी इलाके में। तो 60% लोगों का ऐसा कहना था कि हम जो है संयुक्त परिवार का समर्थन करते हैं, यानी संयुक्त परिवार में हम रहना चाहते हैं, संयुक्त परिवार के समर्थक। उसमें से उन्होंने ये बताया कि 1/8 1/8 लोग ही जो है उसके खिलाफ निकले। मतलब कुछ तो खैर न्यूट्रल होंगे कि ठीक है भाई
दोनों चलेंगे, है ना, संयुक्त परिवार भी चलेगा, एकाकी परिवार भी चलेगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं, उनमें से जो है 1/8 लोग ही, 1/8 मतलब ये लगभग कितना हो जाएगा, 12% करीब हो जाएगा ना। कितना होगा 1/8 का, ठीक है, 12% आएगा ना, 12 दशमलव कुछ, 12 से 13% मान लो, 12 से 13%। है ना। तो ये लोग कहते थे कि मतलब इन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार सही नहीं है, मतलब संयुक्त परिवार के विरुद्ध इतने लोग थे केवल, मतलब 12 से 13% लोग जो है संयुक्त परिवार के खिलाफ थे, और इसके अलावा कुछ लोग जो है उसमें न्यूट्रल थे। बाकी जो 60% लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने कहा कि संयुक्त परिवार अच्छा है, संयुक्त परिवार के हम पक्ष में हैं, संयुक्त परिवार में हम रहना चाहते हैं। 1/8 जो थे वो संयुक्त परिवार के पक्ष में थे, सॉरी संयुक्त परिवार के खिलाफ, उल्टा लग गया, खिलाफ, विपक्ष में या खिलाफ, विरुद्ध, के विरुद्ध। ये तो ये उनका ऐसा सर्वे है। बाकी और जो लोग हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा है, जो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी जो लोग हैं, जो संयुक्त परिवार को अच्छा मानते हैं, तो उनका ऐसा कहना है कि संयुक्त परिवार विघटित नहीं हुए हैं, संयुक्त परिवार परिवर्तित हुए हैं। मतलब विघटन के स्थान पर जो वर्ड यूज होना चाहिए वो परिवर्तन होना चाहिए, है ना। तो हम ये जो है एक पॉजिटिव सकारात्मक निष्कर्ष लिख सकते हैं। निष्कर्ष लिखने की बात मैं कह रहा हूं कि संयुक्त परिवार विघटित दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में संयुक्त परिवार विघटित ना होकर क्या हो रहे हैं, परिवर्तित हो रहे हैं, उसमें कुछ चेंज आ रहा है, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हाँ, जो स्वरूप है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, हम उसको विघटन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं। ये आपको जो है कंक्लूजन में ऐसा बताना है जो सकारात्मक कंक्लूजन हो सकता है, निष्कर्ष हो सकता है। और इनका ये सर्वे का हम उल्लेख कर सकते हैं। इनका एक कहना है कि जो हिंदू प्रवृत्तियां हैं आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में, इनका एक स्टेटमेंट भी बहुत फेमस स्टेटमेंट है के.एम. कापड़िया का। उन्होंने कहा है कि जो हिंदू मनोवृत्तियां हैं, हिंदू जो प्रवृत्तियां हैं, वो आज भी संयुक्त परिवार के पक्ष में है। तो ये जो है आप लास्ट में कंक्लूजन में इसको ऐड करके एंड कर सकते हैं उस चीज़ का, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन है उसमें ये एनालिसिस आप बता सकते हैं कि जो अध्ययन हुए हैं उसमें ज़्यादातर लोग संयुक्त परिवार के आज भी पक्ष में हैं। और जैसा कि कापड़िया का कहना है कि हिंदू जो प्रवृत्तियां हैं, हिंदू जो मनोवृत्तियां हैं, आज भी संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन लिख करके उसको फिनिश करना है, कंप्लीट करना है। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि कंक्लूजन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, है ना। बीच में सब कुछ हम आलोचना करते हैं, लेकिन एंड में जो है हमें पॉजिटिव रहते हुए उसको फिनिश करना है ना। जैसे कोई पिक्चर होती है, पिक्चर आप देखते हैं, पिक्चर में क्या होता है, बीच में सब चलता रहता है, मार पीट सब चलता रहता है, लेकिन बाद में क्या है, एंडिंग कैसी होती है, हैप्पी एंडिंग होती है ना, एंडिंग हैप्पी होती है। तो वैसे ही हमें आंसर की एंडिंग हैप्पी तरीके से करना है ना। देखा होगा ना, पिक्चर में यही होता है, बीच में बहुत इधर उधर की बातें चलती रहेंगी, है ना, रोना धोना चलता रहेगा, मारपीट चलती रहेगी, और एंड में जो है सब कुछ सही हो जाता है ना। तो हैप्पी एंडिंग होती है। तो वैसे ही हमें जो है इसकी भी हैप्पी एंडिंग करना है ना, ठीक है। एक दुखांत नाटक भी होते हैं, दुखांत नाटक लिखने का श्रेय जो है किसको जाता है, भवभूति को जाता है ना। पहला और दुखांत नाटक जो है किसने लिखा है, भवभूति ने, उत्तर रामचरित, है ना। दुखांत नाटक मतलब जिसका अंत दुख से हो, जिसका अंत दुख से हो दुखांत नाटक होते हैं, है ना। लेकिन हमें सुखांत नाटक लिखना है, यहाँ पर दुखांत नहीं लिखना है। जिसका अंत जो है सुख से हो वो हमें आंसर लिखना है यहाँ, है ना।
तो आंसर कैसा लिखना है? सुखांत, ना कि दुखांत। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। फिर इसमें एक चीज आती है कि किन विचारकों ने किसको बड़ा कारक माना है। जैसे डॉक्टर केन सक्सेना जो है, उन्होंने देखो औद्योगिकरण को सभी ने एक बड़ा कारण माना है। जितने भी विचारक हुए, जितने भी विद्वान हुए हैं, समाजशास्त्री हुए हैं, उनका सभी का कहना है कि औद्योगिकरण संयुक्त परिवार के विघटन का एक बड़ा कारक रहा है। चाहे कापड़िया की बात करें, चाहे हम डॉक्टर सक्सेना की बात करें, तो इन सभी ने एक कारण तो किसको माना है? औद्योगिकरण को माना। तो इसका उल्लेख हम कर सकते हैं कि जितने भी विद्वान हुए हैं, जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं, उन सभी ने संयुक्त परिवार के विघटन का एक कारक किसको माना है? औद्योगिकरण को माना है। तो इसका ये हम प्रस्तावना ऐसी लिख सकते हैं, जब हम इसका उल्लेख करेंगे कि परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा है, तो उसका जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसमें इसका उल्लेख कुछ विद्वानों का नाम लेकर के उल्लेख कर सकते हैं कि इन विद्वानों ने इसके संबंध में विस्तृत अध्ययन किया है और उनमें से सभी ने, लगभग सभी ने जो है औद्योगिकरण को परिवार के विघटन का एक कारण माना है। तो ये आपको इस तरह से स्टार्टिंग में ऐसा बताना पड़ेगा इंट्रोडक्शन में, क्योंकि ये हकीकत है, औद्योगिकरण एक बहुत बड़ा कारक रहा है और विद्वान भी ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर जब हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो उसका उल्लेख आपको विद्वानों का नाम लेते हुए उल्लेख करना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ ये। अब हम बात कर रहे हैं परिवार पर औद्योगिकरण का प्रभाव क्या पड़ा है। औद्योगिकरण का प्रभाव परिवार पर भी पड़ा है, शिक्षा पर भी पड़ा है और स्त्रीकरण पर भी पड़ा है। ये आपके टॉपिक में दिया हुआ है ना, चौथी यूनिट में। हम ये देखो चौथी यूनिट में यहाँ पर आ गए, अभी हम पहली यूनिट में थे, अब सीधे आ गए कहाँ पर? चौथी यूनिट में आ गए। ये टॉपिक चौथी यूनिट का है, सिलेबस के हिसाब से आप देखें तो आपको मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है कि परिवार, शिक्षा तथा स्त्रीकरण पर औद्योगिकरण का प्रभाव, ये जो है इसमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर अभी केवल परिवार पर औद्योगिकरण के प्रभाव की बात कर रहे हैं। शिक्षा स्त्रीकरण पर प्रभाव आगे हम पढ़ेंगे, शिक्षा का अलग से टॉपिक है, तो शिक्षा पूरा पढ़ने के बाद जो है प्रभाव भी उसका पढ़ लेंगे हम, है ना। अब परिवार पर औद्योगिकरण का जो प्रभाव है, इसको लिखने के 3 तरीके हैं। इसको हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका तो ये है कि सीधे सीधे सारे पॉइंट जो है एक साथ लिख दो तो वो हो गया। तो ये जो तरीका है ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी से जो है ये जो पॉइंट सारे एक साथ मैंने लिखे हैं, इसी से हम जो है क्या करेंगे, इसी से हम इसको 2 भागों में बांट करके इसके प्रभाव बता देंगे। 2 भागों में कैसे? एक इसकी संरचना पर प्रभाव और इसकी प्रकार पर प्रभाव, यानी संरचनात्मक प्रभाव और प्रकार्यात्मक प्रभाव, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों में प्रभाव क्या रहा। मतलब अन्य प्रभाव भी लिखना पड़ेगा क्योंकि उसमें दोनों चीज नहीं आ पाए, दोनों में सारे प्रभाव नहीं आ पाएंगे, सारे पॉइंट नहीं आ पाएंगे। तो हम जो है इसको ऐसे करके बता सकते हैं प्रभाव के अंतर्गत। अभी मैं पूरा ये एक बताऊंगा तो यहीं से हम जो है यहाँ इसके पॉइंट निकाल लेंगे। और इसको हमने पीछे पढ़ा हुआ है, संरचना और प्रकार पर प्रभाव में परिवर्तन क्या आए हैं, अभी मैंने बताया था, जस्ट इसके पहले बताया था। संरचना पर प्रभाव, प्रकार पर प्रभाव और अन्य प्रभाव, ऐसे करके हम बता सकते हैं, है ना। ये दूसरा तरीका हो गया। एक तरीका सीधा तरीका है कि जो भी प्रभाव एक साथ हेडिंग दे करके, पॉइंट दे करके उनको कंप्लीट करो। दूसरा तरीका ये है, तीसरा तरीका ये है कि संरचनात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट आप बता सकते हैं। तीसरा तरीका हो गया ये, है ना। प्रभाव में एक तीसरा तरीका भी हो सकता है, सकारात्मक प्रभाव और दूसरा है नकारात्मक प्रभाव।
और जो हम ये प्रभाव अभी पढ़ रहे हैं, इन्हीं में से आप सकारात्मक प्रभाव निकाल सकते हैं, नकारात्मक निकाल सकते हैं। दोनों तरह के प्रभाव हम देख रहे हैं, देखने में मिल रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब ये जो पॉइंट दिए गए हैं लगभग पॉइंट वही हैं जो आप अभी तक पढ़ चुके हैं, इसमें कोई अलग से पॉइंट नहीं है। मैंने आप लोगों को एक सीक्वेंस बताया था, औद्योगिकरण के प्रभाव से क्या होता है, फिर उसके प्रभाव से क्या होता है, फिर उसके प्रभाव से क्या होता है। एक सीक्वेंस में मैंने बहुत सारी चीजें कल लिखी थी यहाँ पर, है ना। औद्योगिकरण के प्रभाव से क्या होता है, जहाँ पर उद्योग स्थापित होते हैं वहाँ पर बहुत सारे काम करने होते हैं। उसमें सबसे पहला जो काम करना होता है वो है ये वाला, यातायात एवं संचार साधनों में वृद्धि का काम, बड़ा काम एक होता है। इसमें सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी में वृद्धि हो जाती है इसकी वजह से, है ना। सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी में वृद्धि होती है, किस वजह से, यातायात संचार साधनों में जो वृद्धि होती है, क्योंकि जहाँ पर उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं वहाँ पर आवागमन की जो सुविधा है बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, है ना। कच्चा माल भेजना है, फिर कच्चा माल जब निर्मित माल हो जाता है तो उसको जो है मार्केट में ले जाना है ना। लोगों का आना जाना है, लोग जो है भाई नौकरी जो करते हैं उनको भी रोजी आना जाना है। तो इसके लिए सबसे पहली जरूरत होती है यातायात तथा संचार साधनों में वृद्धि, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत ये आता है। तो इसकी वृद्धि होने से क्या होता है, लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो है बाध्य हो जाते हैं, उनके लिए सुविधा हो जाती है, फैल जाते हैं दूर दूर तक, है ना, बिखराव हो जाता है, परिवार बिखर जाते हैं, इससे जो है विघटन की स्थिति निर्मित हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी जो है ये किसका परिणाम है। एक अलग से टॉपिक भी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, सोशियोलॉजी में एक टॉपिक भी आता है, सामाजिक गतिशीलता क्या है, क्यों होती है, इसके क्या परिणाम दुष्परिणाम होते हैं। ये सारी चीज़ें सामाजिक गतिशीलता की स्टडी भी विद्वानों ने की है। तो एक पूरा एक टॉपिक ही आता है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। तो उसका डिटेल इतना नहीं करना है। तो आया समझ में, यातायात संचार साधनों की वृद्धि औद्योगिकरण की वजह से होती है, और इसकी वजह से लोग जो है दूर दूर फैल जाते हैं, है ना। उनको जो है आने जाने में सुविधा हो जाती है, जिससे जो है जो परिवार हैं, संयुक्त परिवार हैं, वो विघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, ठीक। और इसी का परिणाम है सामाजिक गतिशीलता। और ये इसका जो है सकारात्मक प्रभाव भी होता है, नकारात्मक प्रभाव भी होता है। भाई आना जाना हो रहा है तो इससे जो है भाई नौकरी उनको करनी है तो आने जाने का काम तो करना पड़ेगा, है ना। तो सामाजिक गतिशीलता सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है, देखा जाए, है ना। ग्रामीण तथा कुटीर जो उद्योग हैं नष्ट हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बड़े उद्योग स्थापित हो जाते हैं। गांव में जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वो उनका महत्व कम हो जाता है, क्योंकि बड़े उद्योग स्थापित हो गए हैं। कोई चीज़ जो है बहुत छोटे स्तर पर बनती है, उसकी क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं रहती जब हम हाथ से बनाते हैं। वही वस्तु जो है जब मशीनों से बनने लगती है तो उसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है, मात्रा बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वस्तु उत्पादित होने लगती है। तो इससे जो है जो छोटे छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो जो है बंद हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। इससे जो है लोगों को जो रोजगार मिल रहा था गांव में वो बंद हो जाता है। इससे लोग जो है गांव से शहर की ओर पलायन कर जाते हैं। इससे भी जो है जो परिवार है वो विघटित होते जाते हैं, ठीक है। रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये एक सकारात्मक इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, उद्योगों की स्थापना से लोगों को रोजगार मिल जाता है, परिवार समृद्ध हो जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं जो है परिवारों का विघटन इससे भी होता है ना। तो सकारात्मक भी है कि भाई लोगों को रोजगार मिला है, आर्थिक दृष्टि से परिवार व्यक्ति समृद्ध हो गए हैं, लेकिन इससे जो है पारिवारिक विघटन की स्थिति भी निर्मित कहीं न कहीं हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर उनको रोजगार मिलना संभव नहीं हो पाता है। उनको जो है दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, है ना। तो कभी कभी वहीं पर रहना पड़ता है, अप डाउन भी लोग करते हैं। अगर पास में है तो अप डाउन करेंगे, पास में नहीं है तो अप डाउन नहीं कर पाएंगे, तो वहीं जाकर के उनको रहना पड़ेगा। इससे जो है परिवार, जो संयुक्त परिवार है, वो विघटित हो जाते हैं, एकाकी परिवार में बदल जाते हैं। नगरीकरण की समय नगरीकरण होता है, नगरीकरण अच्छी चीज़ है ना, नगरों का विकास होता है। तो
लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन उससे जो है कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं, है ना। समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या आवास की समस्या होती है ना। फिर प्रदूषण होता है, ट्रैफिक की समस्या आती है ना। स्वच्छता की प्रॉब्लम आती है। हालांकि आज जो एमपी के बहुत सारे जो शहर हैं काफ़ी स्वच्छ हैं, स्वच्छ भारत अभियान जो चल रहा है उसकी वजह से, लेकिन फिर भी अभी भी आप देखें कुछ जो शहर हैं वहाँ पर देखें तो बड़ा अजीब लगता है। जैसे अब जैसे बाहर जाते हैं, अब इंदौर में रह रहे हैं तो इंदौर में वैसे रहने की आदत हो गई है कि यहाँ पर एकदम सब साफ़ सुथरा है। जब कहीं वैसे शहर में जाते हैं तो वहाँ पर पानी ऐसे भरा है, कचरा एकदम इकट्ठा है, तो बड़ा अजीब लगता है कि अरे क्या हो रहा है। मतलब हैबिट वैसी हो गई है यहाँ पर रहने की, यार एकदम साफ़ सुथरा, कचरा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ पर देखो तो नाली मतलब ओपन है, पानी ऐसे बह रहा है, मच्छर हैं, गायें जो है घूम रही हैं, है ना, कचरा जमा है, रोटी पड़ी हुई है, खाना पड़ा हुआ है रास्ते में। इस तरह की स्थिति आज भी है सिटी शहरों की, ठीक है। तो नगरीकरण तो हुआ है, नगरीकरण एक अच्छी चीज़ है, लेकिन नगरीकरण की वजह से बहुत सारी समस्याएं भी पैदा हुई हैं। आवास की समस्या है, प्रदूषण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, एक्सीडेंट होते हैं, स्वच्छता की समस्या है ना, गंदगी है, ठीक है, मलिन बस्तियां हैं, तो ये समस्याएं भी कहीं ना कहीं उत्पन्न हुई हैं। बहुत ज़्यादा जनसंख्या होने से चोरी है, डकैती है ना, इस तरह की हत्याएं हैं, इस तरह की समस्याएं भी नगरीकरण की वजह होती हैं। नगरीकरण का अलग से टॉपिक भी आपके सिलेबस में तीसरी यूनिट में दिया गया है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, नगरीकरण, है ना। तीसरी यूनिट में नगरीकरण आप पढ़ना है, और नगरीकरण के कारक क्या हैं, नगरीकरण के सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव क्या हैं, नगरीय समाज के अध्ययन के उपागम क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको एग्जाम में अभी पढ़ना पड़ेंगे। ग्रामीण समाज के अध्ययन के उपागम, नगरीय समाज के अध्ययन के उपागम, है ना, नगरीकरण, नगर नियोजन की व्यवस्था, नगर नियोजन के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो ये आगे हम डिटेल में नगरीकरण को पढ़ेंगे, वहाँ पर भी इसका जिक्र आएगा। इसके बाद आता है कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान औद्योगिक तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा ले लिया गया है ना। जो कृषि अर्थव्यवस्था थी आज जो है औद्योगिक अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट हो रही है ना, क्योंकि कृषि का महत्व अपेक्षाकृत कम हो गया है, क्योंकि उद्योग ज़्यादा स्थापित होने लगे औद्योगिकरण की वजह से। तो कृषि छोड़ करके लोग जो है या तो अपना निजी व्यवसाय स्टार्ट कर रहे हैं, या जो है उद्योगों में नौकरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं कृषि अर्थव्यवस्था को लेकर के हो गई हैं। गांव में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग, कई गांव तो एकदम खाली हो गए, लोग जो है गांव छोड़ करके दिल्ली है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उधर साउथ है, वहाँ पर लोग काम करने चले गए, है ना। अभी आप इधर अलीराजपुर तरफ जाएं तो अलीराजपुर के लोग जो है ज़्यादातर गुजरात जाते हैं काम करने के लिए। तो ये पलायन की समस्या बहुत ज़्यादा औद्योगिकरण की वजह से हुई है, क्योंकि कृषि का महत्व कहीं ना कहीं कम हो गया है ना। कृषि के संबंध में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो लोग जो है कृषि को छोड़ रहे हैं। तो इस आधार पर जो कृषि प्रधान संयुक्त परिवार जो थे वो औद्योगिक प्रधान एकाकी परिवार में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, है ना। कृषि अर्थव्यवस्था का स्थान चूंकि औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा ले लिया गया है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से कृषि प्रधान जो संयुक्त परिवार थे वो औद्योगिक प्रधान जो संयुक्त परिवार हैं उनमें उल्टा बोल गया मैं, जो कृषि प्रधान जो संयुक्त परिवार थे वो औद्योगिक प्रधान जो संयुक्त परिवार एकाकी परिवार है उसमें कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा बदलाव औद्योगिकरण की वजह से देखने को मिला है। इसके बाद आता है शिक्षा के प्रसार से परिवार में हम दो हमारे दो के विचार को अपनाया गया है ना। ये एक बड़ा परिवर्तन आया है, औद्योगिकरण की वजह से जो है शिक्षा का प्रसार हुआ है, और शिक्षा के प्रसार की वजह से लोगों में जागरूकता आई है, लोगों ने परिवार नियोजन को अपनाया है। परिवार नियोजन का जो मूल तत्व है वही है हम दो हमारे दो। तो इसकी वजह से भी जो है परिवारों में परिवर्तन आए हैं, परिवार विकसित हो रहे हैं। समष्टवादिता, ये भी मैं बता चुका हूँ, समष्टवादिता के स्थान पर व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है ना। पहले व्यक्ति जो है
सभी के बारे में सोचता था, पूरे परिवार के बारे में सोचता था। और अब जो है औद्योगिकरण की वजह से जब अलगाव हो गया, अलग रहने लगे, रोजगार उनको मिल गया, वो आत्मनिर्भर हो गए, परिवार पर निर्भर नहीं रहे, तो सिर्फ अपने बारे में वो सोचने लगे। तो इसको कहते हैं व्यक्तिवादिता। पहले समष्टवादिता थी। समष्टवादिता क्यों थी? क्योंकि वो परिवार पर निर्भर थे, संयुक्त परिवार पर लोग निर्भर थे, इसलिए उनको सभी के बारे में सोचना पड़ता था। अब जो है वो आत्मनिर्भर हो गए हैं, औद्योगिकरण की वजह से उनको रोजगार मिल गया है, वो अपने एक अलग परिवार में रहने लगे, तो उनकी सोच चेंज हो गई। वो जो है केवल अपने परिवार, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी जो संबंधी हैं उनके बारे में ही सोचने लगे। तो ये इस तरीके से जो है व्यक्तिवादिता में वृद्धि यहाँ पर आई है, देखने को मिली। उसके बाद आता है नैतिक मूल्यों में परिवर्तन। नैतिक मूल्य क्या होते हैं? नैतिक मूल्य मतलब होते हैं कि बड़ों का सम्मान करना है ना, हमारे जो आदर्श हैं उनका सम्मान करना है, धार्मिक जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना है ना, कर्तव्यनिष्ठ होना है, सत्य बोलना है, सत्य की राह पर चलना है ना। तो ये सारी चीजें नैतिक मूल्य के अंतर्गत आती हैं। तो नैतिक मूल्यों में परिवर्तन आए हैं। अब जो है लोगों में जो है बड़ों के प्रति उतना सम्मान नहीं है, क्योंकि आधुनिकता आ गई है, भौतिकवाद आ गया है ना। औद्योगिकरण की वजह से आधुनिकता आ गई, भौतिकवाद आ गया, तो लोगों में नैतिकता नहीं है जो पहले हुआ करती थी। ठीक है, तो नैतिक मूल्य जो है कम हो रहे हैं, है ना। औद्योगिकरण की वजह से लोग बड़ों को उतना सम्मान नहीं करते हैं, गुरुजनों को उतना सम्मान नहीं करते हैं। मतलब आप लोग करते हैं, मतलब आप अपने ऐसा मत सोचना कि सर हमारे लिए कह रहे हैं मतलब ये ओवरऑल बात बता रहा हूँ, ये कमी हुई है पहले की अपेक्षा, है ना। पहले एक्चुअली जब हम पढ़ाते थे 2013 के पहले, तो उस समय जो है स्टूडेंट को बोल दिया कि भाई आपको ये करना है, तो मतलब वो पत्थर की लकीर मान लेता था। मतलब वो बिल्कुल ऐसा है कि नहीं करना है, सर ने बोला मतलब करना है। अभी क्या है, अभी जैसे हमने बोला कि ये करना है, तो फिर वो और किसी से पूछेगा 2-3 लोगों से और पूछेगा वो है ना, 2-3 लोगों से पूछेगा। फिर जब उसको लगेगा सर जैसा बोल रहे थे ये भी वैसे ही बोल रहे हैं, मतलब सही है तो इस तरह का माहौल है ना। क्योंकि क्या है कि सोर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, है ना, ज्ञान देने वाले बहुत लोग हो गए हैं, है ना। आजकल सभी ज्ञान देने लगे हैं, है ना। जब से ये यूट्यूब आ गए, तो यूट्यूब में जो है कोई भी ज्ञान देने लग जाता है, ऐसा करो, ये नहीं करो, वो करो, भले ही उसकी प्री नहीं निकली हो है ना, उसने मेंस का एग्जाम ही नहीं दिया और बात कर रहा है इंटरव्यू की मतलब ये हालत है आज, अब सोचो, है ना। हाँ, तो नैतिक मूल्य परिवर्तन जो आया है वो, उसमें लोग जो उतना सम्मान नहीं करते हैं, सामूहिकता की भावना नहीं पाई आती है, अपनी संस्कृति के प्रति जो है उनमें लगाव नहीं है ना। तो इस वजह से जो है परिवार में काफ़ी चेंज आए हैं, परिवार की जो मनोवृत्ति वो चेंज हो गई है। स्त्री शिक्षा ये भी हम पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। आर्थिक दृष्टि से जो महिलाएं आत्मनिर्भर हो गई हैं, और इससे जो है उनमें महिला सशक्तिकरण आ गई है, और परिवार से जो है अलग रह करके वो काम करना चाहती हैं। भौतिकवादी विचारधारा ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत मैंने बताई हैं कल। भौतिकवादी विचारधारा के विस्तार से सामाजिक तथा सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनका ह्रास होने लगा है ना। लोग जो है, जैसे मैंने बताया था कि जो भी हमारी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनको लोग जो है तर्कसंगत तरीके से देखने लगे हैं कि भाई ये चीज़ हो रही है तो क्यों हो रही है, इसका क्या मतलब है, हम क्यों करें, है ना। तो इस वजह से जो है जो भी हमारे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, मूल थे, है ना, जो हैं वो अब थे हो गए, है ना। बोल देते हैं, अब वो थे होते जा रहे हैं, है ना, क्योंकि उनका पालन अब नहीं हो रहा है। नई जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आधुनिकता से ओतप्रोत हो गई है ना। आधुनिकता से ओतप्रोत होने की वजह से जो है वो अपने जो मूल्य हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य हैं, वो भूलते जा रहे हैं, उनका पालन नहीं हो रहा है ना। तो इस तरीके से जो है ये बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बुलाना जरा ओ चंद्रेश। तो ये टॉपिक आपका पूरा हो गया है।
और इसमें भी आपको पॉजिटिव चीजें ये बताना पड़ेंगी कि औद्योगिकरण का जो प्रभाव है सकारात्मक नकारात्मक दोनों है, लेकिन कहीं ना कहीं सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे जो है लोगों में जागरूकता आई है, लोगों में शिक्षा का प्रसार हुआ है, लोगों में रोजगार के अवसर बढ़े हैं, है ना, लोग समृद्ध हुए हैं। तो इस तरीके से सकारात्मक जो प्रभाव है उनका आपको ज़्यादा लास्ट में उल्लेख करना है, ठीक है ना। हाँ, ये स्टार्ट करना था यहाँ ना, परिवार वाला टॉपिक ऐसे कंप्लीट हो जाता है आप लोगों का, और नया टॉपिक आज से क्या तो टाइम हो ही गया, थोड़ा सा टाइम है तो आज इस पर बात कर लेते हैं, है ना। तो ये टॉपिक हमें स्टार्ट करना है, नया टॉपिक, नातेदारी, संगोत्रता, बंधुत्व व्यवस्था, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं किनशिप, है ना। बहुत लंबे बाद चेंज है ना आया, वही परिवार वही विवाह सब चल रहे थे, है ना। तो अब जो है ये नया टॉपिक यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नातेदारी किनशिप के बारे में। तो इसमें क्या क्या हमें पढ़ना रहेगा वो मैंने देखो यहाँ पर बताया हुआ है, इसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है। तो उसमें इंट्रोडक्शन, मीनिंग तो सभी में रहते ही है, प्रकार पढ़ना है इसके, नातेदारी के प्रकार, इसकी श्रेणियां, कैटेगरीज इसमें पढ़ना है, संज्ञाएं, है ना, इनकी संज्ञाएं यानी टर्म्स भी पढ़ना है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है रीतियां, नियामक व्यवहार जो है, जो उनके बीच बिहेवियर होता है आपस में, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, जो संबंधी हैं, उनके बीच जो व्यवहार होता है वो आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है। और यहाँ से 2 बार क्वेश्चन भी आ गए हैं, आप सभी लगभग मेंस दे चुके हैं, है ना, मेंस जिसने नहीं दिया है उसने भी पेपर देखा होगा। तो यहाँ से जो है 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, नातेदारी का जो क्वेश्चन आया है वो यहाँ से रीतियों से आया है। एक बार तो रीतियां पूछी गई हैं, एक बार सारी रीतियां, 6 रीतियां हैं ये, हम आगे पढ़ेंगे। तो सभी रीतियां एक बार पूछ ली गई थी, और पिछले बार का इसी बार मेरे ख्याल से, है ना, परिहार और परिहास जो रीतियां हैं वो आप एक दूसरे से विरोधाभासी हैं, ऐसा करके क्वेश्चन इस बार ही पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। अभी उसने क्या किया है, सिलेबस आप देखेंगे, इसको जो है पहली यूनिट में भी दिया हुआ है और लास्ट यूनिट 5वीं यूनिट में भी दिया हुआ है ना, दोनों जगह इसका मेंशन किया गया है। वहां पे लिखा है हिंदी में नातेदारी पहली यूनिट में, और 5वीं में लिखा है रिश्तेदारी, जबकि पहला जो सिलेबस था उसमें एक ही जगह उल्लेख था और उसमें नातेदारी लिखा हुआ था। अब ये, हाँ, अब नातेदारी से उसको रिश्तेदारी कर दिया। अब ऐसा वर्ड यूज करने का मुझे मतलब ही नहीं समझ में आया। भाई इंग्लिश में तो आप वही लिख रहे हो ना, तो हिंदी में नातेदारी रिश्तेदारी लिखने का क्या मतलब? बात वही है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा हुआ है कि बच्चे घबरा जाए कि यार नातेदारी यहाँ लिखा, यहाँ रिश्तेदारी लिखा, मतलब क्या? अब बच्चे इंग्लिश नहीं देखेगा तो उसको लगेगा यार ये तो अलग अलग चीज है, नातेदारी रिश्तेदारी अलग अलग चीज। जब आप इंग्लिश देखोगे तो किससे लिखा है दोनों, है ना। दोनों टॉपिक जो है सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा फर्क क्या समझते हैं? दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि यहाँ पर हमें ओवरऑल पढ़ना है एक पहली यूनिट में, और 5वीं यूनिट में मध्य प्रदेश के संदर्भ में पढ़ना है, मध्य प्रदेश की जनजातियों के संदर्भ में पढ़ना है। ये डिफरेंस है ना। दोनों यूनिट में जो नातेदारी का टॉपिक दिया है उसमें अंतर यही है कि जो यूनिट फर्स्ट है उसमें नातेदारी आपको ओवरऑल पढ़ना है, सभी चीजें उसमें एग्जाम्पल आप जो है ओवरऑल देंगे, है ना। अंतर क्या एग्जाम्पल का है, बस अंतर केवल एग्जाम्पल में ही होना है। बाकी नातेदारी की जो रीतियां हैं वो तो आपको लिखना ही लिखना है। ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश के संबंध में अलग रीतियां हो जाएंगी, मध्य प्रदेश के संबंध में अलग प्रकार हो जाएंगे, अलग संज्ञाएं हो जाएंगी, अलग श्रेणियां हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं, सब वही है। अंतर कहां पर आएगा? अंतर आएगा उदाहरण का, एग्जाम्पल को लेकर के अंतर आएगा। यहाँ पर हमें ओवरऑल एग्जाम्पल देना है इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, एमपी के परिप्रेक्ष्य में, और वहां पर आपको केवल एमपी के परिप्रेक्ष्य में एग्जाम्पल देना है। तो ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। अब पूछता वो किस संदर्भ में है वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा,
नहीं करता है तो फिर क्या करेंगे? आप कहेंगे सर नहीं किया उसने, अब क्या करें? तो ऐसी स्थिति में आपको मिक्स करके चलना है, मध्यमार्गी। मतलब इंडिया के भी एग्जाम्पल दे दो और एमपी के भी दे दो, सीधी सी बात है। दोनों एग्जाम्पल चलने दो, अपने हिसाब से लगा लेगा वो, है ना भाई। हम एमपी के भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो अगर उसको एमपी के चाहिए तो एमपी के दिए हमने, एमपी के नहीं चाहिए ओवरऑल चाहिए तो ओवरऑल भी एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में दे रहे हैं, है ना। जैसे विवाह है, विवाह भी इसमें दिया हुआ है, 5 मिनट में विवाह भी दिया हुआ है। तो विवाह के संबंध में भी वैसे ही है, एमपी के ही उदाहरण वहां पर देना है ना। जैसे विवाह, एक्चुअली जनजातियों के विवाह जो है वो अलग है और ओवरऑल विवाह अलग होते हैं, है ना। जैसे हिंदू जो धर्म है उसमें विवाह के 8 प्रकार हैं, है ना, जो आप लोगों ने पढ़े हैं, है ना। गंधर्व विवाह है, देव विवाह है, ऋषि विवाह है, आर्ष विवाह है ना, पिशाच है, राक्षस है। तो ये जो है 8 विवाह है। 8 विवाह जो है जनजातियों के भी हैं, वहां भी 8 संख्या है और यहाँ भी 8 संख्या है, लेकिन वो अलग है, एग्जाम्पल उसमें अलग देते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को समझना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, हम बात कर रहे हैं नातेदारी की। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि नातेदारी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है रीतियां। अब 2 बार रीतियां पूछ लिए हैं, तो इसमें अब इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें है प्रकार, श्रेणियां, संज्ञाएं और रीतियां, बस 4 चीजें। 4 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं आपको पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ है ही नहीं तो क्या पूछेगा, ठीक है ना। तो अब जैसे अब प्रकार है, तो प्रकार को आपको 3 मार्क्स, 2 मार्क्स और 7 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 और 7 मार्क्स, क्योंकि इसका मैटर लिमिटेड है। 2 ही प्रकार है, तीसरा प्रकार है ही नहीं। अब आप तीसरा प्रकार कहां से लाओगे, तो है ही नहीं ना, तो फिक्स है चीज। और ऐसी चीज जो फिक्स रहती है उसमें मार्किंग भी ज्यादा होती है ना। आपको प्रकार पूछे हैं रक्त संबंधी, विवाह संबंधी हो गए। अब रक्त संबंधी कौन होते हैं, विवाह संबंधी कौन होते हैं? फिक्स चीजें हैं। रक्त संबंधी में लिमिटेड चीजें हैं, विवाह संबंधी में लिमिटेड चीजें हैं, उनको आप लिख देते हैं पूरा पूरा। तो इसमें 7 नंबर में 6 नंबर भी आपको मिल सकते हैं, गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि है ही नहीं ना। उसके अलावा क्या है, क्या लिखोगे आप, दूसरा क्या लिखेगा। लेकिन पूरी बात आपको उसमें बतानी है और बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना है। थोड़ा सा चार्ट बना देंगे, अभी जैसे मैं बताऊंगा आगे, थोड़ा सा चार्ट बना करके एक्सप्लेन कर देंगे, अच्छी लैंग्वेज का यूज कर देंगे, तो आपको 7 में से 6 नंबर गारंटी से मिल जाएंगे। बिल्कुल फैक्ट बात है, ठीक है, क्योंकि फिक्स है चीजें। ऐसे ही श्रेणियों में भी यही है, श्रेणियां भी फिक्स है, मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन 3 श्रेणियों तक ज्यादातर उल्लेख किया जाता है, उसके आगे आप नहीं कर सकते हो। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक श्रेणियां, 3 श्रेणियों तक उनका मेंशन किया जाता है। मर्डॉक ने बहुत सारा अध्ययन किया है इसमें, लेकिन उन्होंने 3 श्रेणियां ही ज्यादा बताई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मर्डॉक का आपको उल्लेख करना है। मर्डॉक ने कितनी श्रेणियां, प्रथम जो श्रेणियां उसमें कितने संबंध बताए हैं, द्वितीयक में कितने बताए, तृतीयक में कितने बताए हैं, ये सारी चीजें आप कर देते हैं। प्राथमिक में कौन सी आती है, द्वितीयक में कौन सी आती है, तृतीयक में कौन से रोग आते हैं, ये आप मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आपको 7 में 6 मार्क्स मिल सकते हैं। श्रेणियों को भी, सॉरी मैं 3 लिख दिया ना, इसको भी 2, 7 मार्क्स में पूछ सकता है। ऐसे ही संज्ञाएं 2, 7 मार्क्स में पूछ सकता है। नियामक जो व्यवहार है इनको 2, 7 और 10 मार्क्स में पूछ सकता है। अब इसमें 10 मार्क्स में पूछने में क्या होता है कि मैटर ज्यादा है, तो उसको जो है आपको उस हिसाब से तैयार करके रखना पड़ेगा, फिक्स चीजें, है ना। जैसे पर्यास संबंध है, तो पर्यास संबंध में क्या क्या आता है, कौन कौन संबंध आते हैं,
ना, परिहार संबंध है, फिर उसमें मातुलेय है, पितृ स्वश्रेय है ना, माध्यमिक संबोधन है। तो इस तरीके से जो है उसमें चीजें जो एग्जैक्ट आनी चाहिए वो आप अगर लिखते हैं तो इसमें भी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। इनको पर्टिकुलर भी, जैसे उसने एक ही पर्टिकुलर पूछ लिया 7 मार्क्स में, किसी एक को पूछ लिया 7 मार्क्स में, तो आपको उस हिसाब से भी तैयार करके रखना, उसमें फिर ज्यादा मैटर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी जैसे 2 ही पूछे थे उसने 7 मार्क्स में, सॉरी 10 मार्क्स में, 11 मार्क्स में 10 हो जाएगा वो, है ना। तो 11 मार्क्स में 2 केवल पूछे गए थे, इसके पहले सारे पूछ लिए थे उसने 11 मार्क्स में, है ना। अब एक पर्टिकुलर जो है आपको 7 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यहाँ इसमें बहुत सारी वैरायटीज हो सकती हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कुछ वैरायटी नहीं है क्योंकि उधर चीजें कम है, ठीक। तो ये इस तरह से फॉर्मेट मैंने बताया है, ये आपको इस तरह से पूछ सकता है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं नातेदारी के बारे में। मैंने थोड़ा सा नातेदारी के बारे में बताया हुआ है कि नातेदारी का उदय कैसे होता है, नातेदारी आती कैसे है, कहां से आती है। तो मैंने एक सीक्वेंस बताया था कि विवाह का परिणाम है परिवार, और परिवार का परिणाम है नातेदारी, है ना। कभी दुष्परिणाम भी हो सकता है ना, लेकिन अभी हम परिणाम कहेंगे उसको, है ना। विवाह के जरिए व्यक्ति को सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त, सामाजिक मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त होती है, सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है ना। विवाह एक ऐसा साधन है, विवाह एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिससे संतानें जन्म लेती हैं और इसके परिणाम स्वरूप परिवार का सृजन होता है, परिवार का निर्माण होता है, ठीक है। परिवार के सभी सदस्य, सभी संबंधी मिलकर के एक व्यवस्था को जन्म देते हैं जिसको कहते हैं नातेदारी व्यवस्था। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। परिवार विवाह का परिणाम है और नातेदारी परिवार का परिणाम है। परिवार मतलब विवाह के से जो है परिवार बनते हैं, और परिवार के जो सदस्य हैं आपस में जो संबंधी होते हैं, उन संबंधों को मिला करके एक नई व्यवस्था का जन्म होता है जिसको हम नातेदारी कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिख सकते हैं, और फिर इसका आपको मीनिंग बताना है। नातेदारी को संगोत्रता भी कहा जाता है और बंधुत्व व्यवस्था भी कहते हैं, है ना। इसको हिंदी में इसके 3 नाम है, लेकिन इंग्लिश में इसको किनशिप ही बोला गया है। नातेदारी जो शब्द है वो हिंदी शब्द है, इसका जो अंग्रेजी है उसको बोलते हैं किनशिप, और इसका मतलब होता है संबंध। नातेदारी का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है संबंध, क्योंकि नातेदारी का जो अंग्रेजी शब्द है किनशिप, उसका मतलब होता है संबंध, ठीक है। तो इस हिसाब से इसको जो है यहाँ पर ऐसे मैंने परिभाषित किया हुआ है बहुत सिंपल लैंग्वेज में। नातेदारी सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन हम बता सकते हैं। विशिष्ट सामाजिक संबंधों, यहां पर आप जो है लिख सकते हैं विवाह संबंधी और रक्त संबंधी, ऐसा यहां पर लिख सकते हैं। यानी नातेदारी के अंतर्गत दोनों तरह के संबंध आते हैं। ये प्रकार भी है, नातेदारी के प्रकार में भी यही लिखना है। 2 ही प्रकार है नातेदारी के, जो हम यहाँ पर मैंने बताए हैं, वही आगे प्रकार में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना।
सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप दो प्रकार के संबंध बनते हैं। उनमें से कुछ विवाह संबंधी होते हैं और कुछ रक्त संबंधी होते हैं। तो इनके द्वारा व्यक्ति बंधे होते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। इसमें यहाँ पर जो ध्यान देने की बात है, जोर देने की बात है, वो है समाज द्वारा स्वीकृत होना। ठीक है, समाज द्वारा स्वीकृत जो संबंध हैं उन्हीं को जो है हम नातेदारी के अंतर्गत मानते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत अगर नहीं है तो वो नातेदारी के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे गोद लिया हुआ बेटा, गोद लिया हुआ बेटा जो है रक्त संबंधी नहीं है। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है रक्त संबंधी, विवाह संबंधी। तो गोद लिया हुआ जो बेटा है वो रक्त संबंधी नहीं है, लेकिन समाज द्वारा उसको स्वीकृति प्रदान की गई है तो वो उसका नातेदार होगा, बेटा कहलाएगा। इसका एग्जाम्पल है, आई बात समझ में? संबंध यहाँ पर वास्तविक भी हो, हाँ एक चीज और इसमें इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, जो नातेदारी जो संबंध होते हैं वो वास्तविक भी हो सकते हैं और काल्पनिक भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों को समाज द्वारा मान्यता मिलनी चाहिए। जैसे गोद लिया हुआ बेटा जो है ये काल्पनिक संबंध है, हमने जो है उसको मान लिया है, काल्पनिक कहता है मान लिया है कि हमारा बेटा है, लेकिन समाज ने उसको स्वीकृति दी है तभी उसको माना जाएगा, तभी वो नातेदार कहलाएगा। एक एग्जाम्पल मैंने और दिया था टोडा समाज का। टोडा जनजाति जो नीलगिरी पहाड़ी पर निवास करती है, तमिलनाडु वाला एरिया है, वहां पर निवास करती है। मांस सत्तात्मक ये समाज होते हैं। इनकी संस्कृति को भैंस संस्कृति कहा जाता है क्योंकि भैंस पालन का काम करते हैं, पशुपालक होते हैं ये टोडा जनजाति। आपके प्री में भी इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ध्यान रखने का है। तो टोडा जनजाति में जो कि बहुपति विवाही है, टोडा जनजाति कैसी है? बहुपति विवाही है। तो यहां पर जो है पिता के निर्धारण के लिए एक संस्कार चलता है, एक व्यवस्था चलती है। क्यों? क्योंकि पुरुष ज्यादा है, महिला एक है। अब किस पुरुष का पुत्र कौन है, इसके लिए एक संस्कार का आयोजन किया जाता है। जैविक दृष्टि से पिता कोई भी हो, सामाजिक दृष्टि से पिता वही होगा जो पुरसुत्पिमी का संस्कार करेगा। उसके संस्कार को बोला जाता है पुरसुत्पिमी। ये भी इसका एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये सब आपको नातेदारी का एक्सप्लेनेशन जब हम लिखेंगे करेंगे तब इनका जिक्र हमें करना होता है। नातेदारी को हम अगर एनालिसिस करते हैं, नातेदारी का कहीं क्वेश्चन आ जाता है, कोई एनालिटिकल क्वेश्चन, तो आपको फिर ये एग्जाम्पल देके बताना पड़ेगा कि नातेदारी में वास्तविक संबंध भी आते हैं और काल्पनिक संबंध भी आते हैं, लेकिन दोनों के लिए जरूरी क्या है? समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होना। ठीक है, अब देखिए पुरसुत्पिमी जो संस्कार होता है कहां पर चलता है? ये टोडा जनजाति। किस लिए चलता है? ये क्वेश्चन मैं उस समय बताया था कि क्वेश्चन पर्टिकुलर आपसे आ सकता है कि पुरसुत्पिमी क्या है, किस जनजाति में प्रचलित है, क्यों प्रचलित है, उसका क्या मकसद होता है। तो पुरसुत्पिमी जो है टोडा समाज में प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? पिता के निर्धारण के लिए, पितृत्व निर्धारण के लिए जो है इसका वहां पर प्रचलन होता है, एक तरह का संस्कार होता है। ठीक है, तो पुरसुत्पिमी संस्कार जो पुरुष करता है, जो पति करता है, वही सामाजिक दृष्टि से बच्चे का पिता कहलाता है। जैविक दृष्टि से पिता कोई भी हो, ये है मतलब जिसने संस्कार किया, बेटा वास्तव में किस दूसरे का है हो सकता है, लेकिन जिसने संस्कार किया वही जो है उसका पिता माना जाएगा, क्योंकि अब क्लियर ही नहीं हो पाता कभी कभी किसका पिता है, किसका कौन पिता है। मतलब ज्यादा पति है तो उसमें डिसाइड करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है कि किस संतान का पिता कौन है। तो उसमें जो है उन्होंने एक रूल बना दिया, एक संस्कार बना दिया कि भाई जो ये करेगा वही जो है सामाजिक दृष्टि से बच्चे का पिता कहलाएगा। जैविक दृष्टि से पिता कोई भी हो, बायोलॉजिकल दृष्टि से कोई भी हो, सोशल दृष्टिकोण से जो है वही पिता कहलाएगा। ये संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। इसमें क्या होता है, जो महिला होती है, महिला जो
प्रेग्नेंट होती है, उसकी बच्चा जो 5 महीने का हो जाता है, तो 5 महीने का होने पर, गर्भ में 5 महीने का बच्चा हो गया है, तो महिला को जो है तीर धनुष कमान जो है उसके द्वारा, पुरुष द्वारा दिया जाता है। एक संस्कार होता है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, बहुत सारे अनुष्ठान उस दौरान किए जाते हैं, है ना। तो उसमें तीर धनुष कमान जो है वो उसको देता है 5वें महीने में। तो वही जो है सामाजिक दृष्टि से उस बच्चे का, उस संतान का पिता कहा जाएगा। तो इसको कहते हैं पुरुषोत्पिमी। तो इनका जिक्र आपको यहाँ पर करना पड़ेगा जब आप नातेदारी का एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे। कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाता है तो बाकी एग्जाम्पल तो यहाँ भी दे सकते हैं, उदाहरण करके लिख सकते हैं नातेदारी के संबंध में, है ना। आपको नातेदारी को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो केवल आपने अर्थ लिख दिया, उदाहरण नहीं दिया, तो हो सकता है आपको उतने अच्छे नंबर नहीं दे। नातेदारी को समझाइए और नातेदारी के प्रकार लिखिए, ऐसा करके। तो आपको जो है ये अर्थ लिख देना है। एक आध कोई डेफिनेशन किसी विचारक की अगर ध्यान आ रही तो लिखो, नहीं तो कोई इतनी जरूरी नहीं है। बाकी एग्जाम्पल लिखना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये बताना पड़ेगा कि जो संबंध है उनको समाज द्वारा स्वीकृति मिलना जरूरी है। जैसे गोद लिया हुआ बेटा वास्तविक बेटा नहीं है, मतलब संबंध यहाँ पर 2 प्रकार के हम बात कर रहे हैं, काल्पनिक भी है, वास्तविक भी है। लेकिन कोई भी हो, वास्तविक हो, काल्पनिक हो, समाज द्वारा उसकी स्वीकृति उसको मिलना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई बेटा है, उसको पिता त्याग देता है, भाई मेरा बेटा नहीं है, मैं इसको अपना बेटा नहीं मानता, और समाज ने उसको जो है बोल दिया कि भाई हाँ इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो वास्तविक बेटा है लेकिन उसको नातेदार नहीं माना जाएगा। गोद लिया हुआ बेटा काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, समाज उसको मान्यता दे रहा है, तो वो उसको नातेदार माना जाएगा, संबंधी माना जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको ये चीज एक्सप्लेन करना है, यहाँ पर एग्जाम्पल दे करके आपको बताना पड़ेगा 2 चीजों का। एक मैंने पुरुषोत्पिमी के बारे में बताया है, एक गोद लिया हुआ बेटा। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा नातेदारी के बारे में। तो आया समझ में। नातेदारी में संबंध 2 तरह के होते हैं, विवाह संबंधी, रक्त संबंधी, एक अन्य करके भी हम बता सकते हैं यहाँ पर, अन्य यानी काल्पनिक संबंध। लेकिन इन तीनों को समाज द्वारा स्वीकृति मिलना चाहिए। एक उदाहरण आप इसमें लिव इन रिलेशन का भी दे सकते हैं। लिव इन रिलेशन जो है ये भी एक संबंध है, लेकिन ये समाज द्वारा स्वीकृत नहीं है, इसलिए इनको हम संबंध नहीं मानते हैं समाज शास्त्र की दृष्टिकोण से। ठीक है, लिव इन रिलेशन को समाज द्वारा चूंकि स्वीकृति नहीं दी गई है, उसको विवाह नहीं माना जाता है, तो इसलिए उसमें जो भी संबंध है उनके वो नातेदारी के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो 3 प्रकार के इस तरह संबंध हो गए। देखा जाए तो इनको हम वास्तविक बोलते हैं, और तीसरा जो उन्होंने बताया काल्पनिक हो गया, है ना। वास्तविक और काल्पनिक। काल्पनिक में गोद लिया हुआ बेटा आ जाता है। इन सभी को समाज द्वारा स्वीकृति अगर दी जाती है तो वही वास्तव में नातेदारी कही जाएगी। तो इस तरीके से ये आज मैंने इतना बताया है। और अरे बाप रे, कितना टाइम हो गया, बहुत ज्यादा टाइम।